अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हमने देखना है कि डिफरेंट मेथड्स के तहत इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे और टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारा डिफरेंस क्या है और उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। So absorption and variable costing are different methods used to value companies work in progress and inventory. वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हो या फिर हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो, हम इन दोनों मेथड के तहत इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पर्पसेस। The main difference between absorption or variable costing, absorption costing includes all the costs associated with the manufacturing of a product. प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तीन चीजें होती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये दोनों हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का कुछ पोर्शन वेरिएबल भी होता है और फिक्स भी होता है। तो जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो हम इंक्लूड करते ही हैं, लेकिन एमओएच की जब बात आती है तो उसमें हम वेरिएबल भी इंक्लूड करते हैं और एमओएच का फिक्स पोर्शन भी इंक्लूड करते हैं। वेयर वेरिएबल कॉस्टिंग इंक्लूड्स the variable cost directly incurred in the production and none of the fixed cost. So जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब हम वेरिएबल कॉस्ट की इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट निकालेंगे या प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे, उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो लेंगे, उसको हम इसलिए इंक्लूड करेंगे कि वो दोनों तो हमेशा ही वेरिएबल होते हैं और एमओएच हमारे पास दो होते हैं, यानी एमओएच का फिक्स पोर्शन होता है और एमओएच का वेरिएबल पोर्शन होता है। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी यही है कि इसमें वेरिएबल कॉस्टिंग में एमओएच का सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पोर्शन लेते हैं, इसमें हम फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते, एमओएच की फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के आप एडवांटेजेस आप कह लें कि फिक्स एमओएच इज ट्रीटेड एज द सेम the other product cost, that is direct material and direct labor। प्रोडक्ट कॉस्ट का जो मेन प्रोडक्ट कॉस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होता है, तो इसमें हम ओवरहेड को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे हम अदर प्रोडक्ट कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। अगर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली कंसिस्टेंट होती है विद द लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजन, क्योंकि लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजन एक्चुअली रिलेट करती है फुल कॉस्ट से रिलेटेड, यानी कि ये फुल कॉस्ट पे बेस करती है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमेशा यूजफुल होती है व्हेन यू टेक लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजन। और फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग और इनकम टैक्स लॉ के लिए लाजमी होती है, क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं आपसे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्टिंग की, तो वेरिएबल कॉस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, यानी जो मैनेजमेंट होती है वो अपने डिसीजंस लेती है बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्टिंग। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड वेरिएबल कॉस्टिंग। फिर हमने लास्ट लेक्चर्स में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया था या ब्रेक इवन एनालिसिस किया था। तो वेरिएबल कॉस्टिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं विद सीवीपी एनालिसिस। देन जो वेरिएबल कॉस्टिंग है, इट एम्फसाइजेस कंट्रीब्यूशन इन शॉर्ट रन प्राइसिंग डिसीजन। जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी लॉन्ग रन प्राइसिंग डिसीजंस में हेल्पफुल होती है, इसी तरह वेरिएबल कॉस्टिंग आपको शॉर्ट रन प्राइसिंग डिसीजन में आपको हेल्पफुल होती है। प्रॉफिट फॉर पीरियड एंड
profit for the period not affected by changes in fixed मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जाहिर सी बात है कि जब हम प्रोडक्ट कॉस्ट में से फिक्स ओवरहेड को निकाल देते हैं, हम उसमें जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फिक्स ओवरहेड शामिल नहीं होता। दैट्स वाई जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, उसमें हमारे पास फिक्स एमओएस शामिल नहीं होता। अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप चेक कीजिए कि हमारे पास दो मेथड्स हैं और दोनों में अगर हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो अब ये देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल का एमओएच पोर्शन होता है और ये जो फिक्स का एमओएच पोर्शन है ये भी हमारे पास किसका पार्ट होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। जबकि हम वेरिएबल कॉस्ट में जब प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एमओएच का फिक्स पोर्शन शामिल होता है। जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है दोनों में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग, जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो फिक्स एमओएच का डिफरेंस आ रहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स एमओएच शामिल करते हैं अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, और प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स एमओएच शामिल नहीं करते अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा मेन डिफरेंस है। इसी की बेस पे फिर हम इन्वेंट्रीज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर इसी डिसीजन की बेस पे फिर हम अपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट को हम इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप देख लीजिए, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ये दोनों हमेशा वेरिएबल होते हैं। इसके आगे कभी भी आपको लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये अंडरस्टूड है। तो अब आप देख लें, मटेरियल और लेबर एंड वेरिएबल एमओएच ये दोनों में सेम होगा, चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो चाहे आप वेरिएबल कॉस्टिंग कर रहे हो। लेकिन फिक्स्ड एमओएच का पर यूनिट हम हमेशा कहाँ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन में लेते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग में नहीं आता। इनको हम ऐड करते हैं तो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट या पर यूनिट इन्वेंटरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इसी की बेस पे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास जो प्रॉब्लम है 8-14, 8-14 हम कवर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 8-14 आपके सामने मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम Tuscarora Papers Company's records for the most recent year is as follow। आपको डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, डायरेक्ट लेबर दे दिया है और वेरिएबल एमओएच दे दिया है। इसके अलावा आप चेक करें, आपको फिक्स्ड एमओएच भी दे दिया गया है, तो हम फिक्स्ड एमओएच यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आपको वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन दिया हुआ है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन दिया हुआ है। जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये हमेशा वेरिएबल होता है। इसके आगे नहीं लिखा होगा कि ये वेरिएबल या फिक्स है, ये अंडरस्टूड है कि ये वेरिएबल है। जब भी हम एमओएच की बात करेंगे, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन की बात करेंगे, तो इन सब के आगे आपको क्लियरली डिफरेंस करके दिया होगा कि कितना पोर्शन वेरिएबल है और कितना पोर्शन फिक्स्ड है। रिक्वायरमेंट क्या है, assume Tuscarora Papers Company uses variable costing। हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बेस पे कंप्यूट द इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर। इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट या हम यूं कह लें कि प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर की आप बात कर रहे हैं, और ये टोटल है, क्योंकि देखिए पर यूनिट तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, यहाँ पे सारा टोटल दिया हुआ है। अच्छा, अब सवाल में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग दिया हुआ है। इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट द इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों की बेसिस पे हमने इन्वेंटरी की कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखनी है। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस पे हम करेंगे, और दूसरा हम कर लेते हैं
वेरिएबल कॉस्टिंग की बेस पे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। एग्जाम में वेरिएबल कॉस्टिंग के बजाय डायरेक्ट कॉस्टिंग भी लिखा आ सकता है। कुछ बुक्स जो है इसको, कुछ ऑथर्स इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। अच्छा, जब आप इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट या इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास डायरेक्ट मटेरियल्स होता है, इसके अलावा डायरेक्ट लेबर होता है, और एमओएच का वेरिएबल पोर्शन भी दिया होता है, और एमओएच का फिक्स पोर्शन भी दिया होता है। तो यही तीन पार्ट होते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। सो जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप चेक कीजिए कि आपको मटेरियल भी दिया हुआ है, लेबर भी दिया हुआ है, वेरिएबल एमओएच भी दिया हुआ है, और फिक्स्ड एमओएच भी दिया हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ये सारा ले लेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आपको 290 मटेरियल दिया हुआ है, लेबर आपको दिया हुआ है 1 लाख, इसके अलावा वेरिएबल एमओएच दिया हुआ है 50,000, और फिक्स एमओएच दिया हुआ है 80,000। अब जब आप इन सब को ऐड कर लेंगे, तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी, या इसको हम कहते हैं इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट। सो दिस इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो सेम बिल्कुल इसी तरह हमारे पास 290 मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर 1 लाख आ जाएगा, एमओएच का वेरिएबल पोर्शन 50,000 आ जाएगा, और फिक्स पोर्शन तो हम लेते ही नहीं है, इसमें फिक्स पोर्शन इंक्लूड नहीं करते। सो जब आप इसको टोटल करेंगे, तो ये आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट या इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट आ जाएगा अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। सो ये दोनों मेथड के तहत हमने इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की। इसी तरह अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8-15। ये सारी प्रॉब्लम्स हम रोनल हिल्टन की मैनेजरियल अकाउंटिंग की बुक से कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देखें, थोड़ा सा ये एक्सपेंड हुआ है, इसमें कुछ एडिशनल डेटा भी मौजूद है, तो हम एडिशनल डेटा भी साथ साथ देखते जाएंगे। हम इसको रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ईस्टर्न पंप कंपनीज प्लान प्रोडक्शन फॉर द year just ended was 20,000 यूनिट्स, यानी यूनिट्स जो प्रोड्यूस प्लानिंग थी इनकी कि यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, वो कितनी प्लानिंग थी? 20,000 यूनिट्स। दिस प्रोडक्शन लेवल वाज अचीव्ड, यानी इन्होंने जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने का प्लान किया था, उतना ही इनका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ। तो 20,000 इनके यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, एंड 21,000 यूनिट्स वर सोल्ड, और 21,000 यूनिट्स इन्होंने क्या किए हैं? सेल कर दिए हैं। इसके अलावा आपको टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड एमओएच, वेरिएबल एमओएच, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दे दिया गया है, और आखिर में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी दी हुई है? 2000 यूनिट्स दी हुई है। देयर वर नो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द ईयर, तो हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इसमें इंक्लूड है। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट वुड बी द ईस्टर्न पंप्स कंपनीज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी गई है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31st को पूछी गई है। दिसंबर 31st यानी एंड ऑफ द ईयर, तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी गई है, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी गई है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। अच्छा, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट में अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग है। मैं आपको साथ साथ अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड्स को
के तहत फिक्स को ये दोनों मेथड को आपको यूज़ करना आ जाए। रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग है, हम दोनों करके देखेंगे कि वेरिएबल और फिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो अब इसमें इसने क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई है। एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हमारे पास कहीं पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास रेलेवेंट डेटा मौजूद है कि हम उससे कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले आपको यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए हैं, यूनिट्स सोल्ड दिए हुए हैं, और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। तो जो तीन तरह के जो यूनिट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से हम फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करते हैं, हम जनरली हमारे पास फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद होती है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद होती है, इसमें हम ऐड करते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो हमारे पास आ जाता है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाता है यूनिट्स सोल्ड। अब हमें जो डेटा दिया हुआ है, हमें फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? दिस वन 2000, तो यहाँ पे हम 2000 लिख देंगे। फिर हमें दी हुई है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, वो कितनी दी हुई है? 20,000। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 22,000 यूनिट्स। तो फिनिश गुड्स क्लोजिंग की हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यूनिट सोल्ड आ जाता है। तो हमें यूनिट सोल्ड दिए हुए हैं, फिनिश गुड्स नहीं दिए हुए, तो यूनिट सोल्ड हमें कितने दिए हुए हैं? 21,000। तो अब यहाँ पे 22,000 में से हम कितने माइनस करें कि हमारे पास 21,000 आ जाए? तो सिंपली हम 22 में से 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1,000 यूनिट्स आ गए। सो ये दिस 1,000 यूनिट्स रिप्रेजेंट दिस 1,000 यूनिट्स रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स क्लोजिंग यूनिट्स के फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो हमारे पास यूनिट्स मौजूद हैं, वो कितने मौजूद हैं? वो 1,000 यूनिट्स मौजूद हैं। इसको हम याद करने के लिए हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें आगे याद रहेगा कि हमने ये कैलकुलेट किया है। अच्छा, अभी हमने जैसे 8-14 की मदद से ये हमने इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की है, टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे हम यही कैलकुलेट करेंगे। एब्जॉर्प्शन, कॉस्टिंग, और दूसरा हमारा है वेरिएबल कॉस्टिंग। इन दोनों के तहत हम प्रोडक्ट कॉस्ट या इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसमें हमारे पास मटेरियल लेबर ओवरहेड आती है प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल्स, फिर हमारे पास है डायरेक्ट लेबर, एमओएच का वेरिएबल आ जाएगा, फिर एमओएच का फिक्स्ड आ जाएगा। तो हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल। इसको आप प्रोडक्ट कॉस्ट कह लें या इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट कह लें, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। सो देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। तो डायरेक्ट मटेरियल आप देख लें 6 लाख है, ये गिवन है। डायरेक्ट लेबर भी हमारे पास गिवन है, फिक्स्ड एमओएच का पोर्शन भी हमारे पास गिवन है, और वेरिएबल एमओएच का पोर्शन भी हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं। अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है 6 लाख, डायरेक्ट लेबर हमें दिया हुआ है 3 लाख,
MOH वेरिएबल जो हमें दिया हुआ है वो है 2 लाख, और फिक्स्ड जो हमें दिया हुआ है वो है 420। जब हम इन सब को ऐड कर लेंगे, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गई टोटल इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट। अभी हमने टोटल कैलकुलेट की है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वही हमारे पास 6 लाख मटेरियल है, 3 लाख हमारे पास लेबर है, और वेरिएबल का पोर्शन कितना है, 2 लाख है। एमओएच का फिक्स्ड हम इसमें लेते नहीं हैं, तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद हमारे पास इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आएगी अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 11 लाख। ऑलराइट, उसके बाद इसमें हमसे पूछा हुआ है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कि इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं। तो इन फिर इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे हमें इसको इन्वेंटोरिएबल पर यूनिट कॉस्ट या प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। तो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए हैं, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होते हैं हम उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम चेक करें तो हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 20,000 से, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 यूनिट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस। तो दोनों सूत्रों में हमने 20,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए हैं, यूनिट्स। सो पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारे पास कॉस्ट आ रही है 15,20,000 अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 15,20,000। तो हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, हमने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है वो 76 आ रही है, यानी एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है $76। अगर हम यही चीज़ वेरिएबल कॉस्टिंग में करें तो वेरिएबल कॉस्टिंग में हमारे पास जो टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ रही है वो 11 लाख आ रही है। हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर हम पर यूनिट कॉस्ट के देखें, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट देखें, तो पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट हमें कितनी आ रही है, $55 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। अब हम यहाँ पे फाइनल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना, फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स क्लोजिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो अब हमने शुरू में ही कैलकुलेशन की थी कि फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने हैं, 1000 यूनिट्स हैं। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने हैं, 1000, और एक यूनिट आपने कितने का प्रोड्यूस किया है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, 76 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 76 यानी पर यूनिट से। So this is your total finished goods closing inventory cost under absorption costing। इसी तरह अब हम अगर वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करें तो एंडिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन आपके पास क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्टिंग में 55 आ रही है। तो 55 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशन में अगर आप चेक करें तो हमारे पास कॉस्ट डिफरेंट आ रही है। एक में हमारे पास टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट 76,000 आ रही है, और एक में आपके पास एब्जॉर्प्शन या वेरिएबल कॉस्टिंग में आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 55 आ रही है। सो क्लास, दिस वाज द रिक्वायरमेंट 1, जिसमें आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी गई थी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है, भूलना नहीं है, बात ये है कि इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग के तहत फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट पूछी गई थी। मैंने आपको दोनों इस वजह से साइमल्टेनियसली करा दी है ताकि आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, और यहाँ पे ही आपका क्लियर कट डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है।
अच्छा, अब हम रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में पूछा हुआ है विच कॉस्टिंग मेथड एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल वुड शो अ हायर ऑपरेटिंग इनकम फॉर द ईयर एंड बाय व्हाट अमाउंट। यानी इन दोनों में से किसकी इनकम आपको ज्यादा शो होगी और बाय व्हाट अमाउंट। अच्छा, अगर इनकम ज्यादा शो होगी आप पता कर लेते हैं, तो आप ये बताइए कि कितनी अमाउंट से ज्यादा शो होगी। तो हमने देखना ये है, हमने अंदाजा लगाना है कि दोनों को कंपेयर करके किसकी इनकम ज्यादा शो होगी और कितनी अमाउंट से ज्यादा शो होगी। सो दिस इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 2। हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेंट्री हमारे पास दो तरह की है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 2000 की है और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1000 की है। अगर हमारे पास इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही हो, यानी एज कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही हो, बिगिनिंग में हमारे पास 2000 थी, क्लोजिंग में 1000 है, इसका मतलब है 1000 से ओपनिंग इन्वेंट्री, 1000 से हमारे पास इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। सो अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही होती है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है वो भी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। रूल ये है कि सो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 8-15 में ओपनिंग इन्वेंट्री 2000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1000 है। इसका मतलब है देयर इज अ डिक्रीज इन द इन्वेंट्री। सो जब इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम कम आती है, वेरिएबल कॉस्टिंग में इनकम ज्यादा आती है। एंड बाय व्हाट अमाउंट, तो अमाउंट हम देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों इनकम जो दोनों की कैलकुलेशन है, इन दोनों की कैलकुलेशन में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या आ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड। देखिए, एक में फिक्स ओवरहेड है, एक में फिक्स ओवरहेड नहीं है। तो जो अगर हम यहाँ पे पर यूनिट फिक्स्ड एमओएच का रेट हम कैलकुलेट करें, तो फिक्स्ड एमओएच का रेट हमारे पास कैसे आएगा कि हमारे पास टोटल 4,20,000 की कॉस्ट है हमारी, और हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, ये हमने यहाँ पे ये देखिए 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो 20,000 से डिवाइड करें तो एक फिक्स्ड एमओएच की जो कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो 20 आ रही है। सो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इनकम में, वो डिफरेंस कितना आएगा, जितना इन्वेंट्री में चेंज है। यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में अगर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊं, चेंज इन इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री का चेंज कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे आएगा, जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 2000 है और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1000 है। तो दोनों का चेंज कितना आ रहा है, 1000, यानी डिफरेंस दोनों का आ रहा है 1000। तो यहाँ पे हम अगर हमने यहाँ पे डिफरेंस इन इनकम कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री जो कि हमने 1000 कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय फिक्स पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि ओनली फिक्स पर यूनिट कॉस्ट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अमंग दीज टू मेथड्स। तो हमारे पास आ रहा है 21। सो 21,000 से एक्चुअली नेट इनकम पे फर्क पड़ेगा, 21,000 से नेट इनकम पे फर्क पड़ेगा, और नेट इनकम हमारी किसकी ज्यादा आएगी, नेट इनकम हमारी वेरिएबल कॉस्टिंग की ज्यादा आएगी, और जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से 21,000 से नेट इनकम कम आएगी। अगर हम दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाएं, अभी तो क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, सेल्स नहीं है, हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, आगे हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे हमने क्या चीज किन किन बातों का ख्याल रखना है। हमने इन बातों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, कि हमारी इन्वेंट्री में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री
इंक्रीज हो रही हो क्लोजिंग से, यानी हमारी इन्वेंट्री बढ़ रही हो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमारी नेट इनकम ज्यादा आएगी। और अगर हमारी इन्वेंट्री कम हो रही हो, यानी ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम हो, इसका मतलब है इन्वेंट्री डिक्लाइन हो रही है, तो इन्वेंट्री डिक्लाइन होगी तो वेरिएबल कॉस्टिंग में नेट इनकम ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर ये है कि वेरिएबल कॉस्टिंग हमें ज्यादा इनकम दिखाएगा। और कितने से दिखाएगा? 21,000 से वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम ज्यादा होगी। सो प्रैक्टिस के लिए हम एक और वन लास्ट प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सिमिलर है बिल्कुल, इसी जैसा है जो अभी हमने किया था। पेंडोरा प्लो कंपनीज प्लान प्रोडक्शन। सो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है हम देख लेते हैं। हमें प्लान प्रोडक्शन दिया हुआ है 10,000, और जो प्लान प्रोडक्शन था लेवल वाज अचीव, वही आपका एक्चुअल प्रोडक्शन था। यूनिट सेल आपने कितने किए? 9,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, तो यूनिट सोल्ड गिवन है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आपको क्या दे दी गई है? नन, यानी कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जीरो है। सो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में देखिए व्हाट वुड बी द पेंडोरा प्लस कंपनीज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट एट December 31st। तो December 31st की कॉस्ट हमें चाहिए है। हमें उसके लिए हमें सबसे पहले फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी हमने जैसे ये सवाल किया, ये मेथड था हमारे पास फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो हम यहाँ पे ले लेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग यूनिट्स। इसमें हम ऐड कर लेते हैं, हमेशा हम प्लस करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस, तो हमारे पास आ जाएंगे। इसमें हम ऐड के बजाय ऐड का वर्ड यूज करते हैं, हम साइन नहीं यूज करेंगे। और तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं फिनिश गुड्स क्लोजिंग, तो हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स सोल्ड। एग्जाम में इन चार चीजों में से कोई भी तीन दी हुई होंगी और फोर्थ वन आपको कैलकुलेट करना होगा। सो फिनिश गुड्स ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है, सवाल में जीरो दी हुई है। इसमें हम यूनिट्स प्रोड्यूस ऐड करते हैं, तो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस कितने दिए हुए हैं? दिस वन 10,000। सो हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, ये 10,000 हमने लिख लिया। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जीरो में 10,000 ऐड करें तो आपके पास आंसर भी 10,000 ही आ रहा है। ऑलराइट, उसके बाद फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता, लेकिन हमें यूनिट सोल्ड हमें पता है कि हमने कितने यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9,000 आ रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 10,000 में से कितनी माइनस हुई हुई होगी? यकीनन 1,000 आपने लेस किया होगा, तो 9,000 आएगा। सिंपली आप डिफरेंस यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल में से यूनिट सोल्ड का डिफरेंस ले लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगर आप चेक करें कि ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो थी और फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 है, इसका मतलब है कि इज ए देयर इज एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री बाय 1,000। 1,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई, क्योंकि ओपनिंग जीरो थी, क्लोजिंग 1,000 है, तो इसका मतलब है ओपनिंग जीरो और क्लोजिंग 1,000 है, तो क्लोजिंग 1,000 से इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो काम है वो पहली रिक्वायरमेंट है, हमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया हम दोनों मेथड से कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाए, कि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए कि डिफरेंस क्या है। हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, और हम साथ साथ वेरिएबल कॉस्टिंग भी हम लेके चलेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने में तीन चीजें लगती हैं: डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, एमओएच का वेरिएबल पोर्शन, और एमओएच का फिक्स्ड पोर्शन। तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा टोटल
प्रोडक्ट कॉस्ट, और इसको हम इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारा हमें गिवन है। कहाँ कहाँ गिवन है हम देख लेते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, एमओएच का फिक्स पोर्शन गिवन है और एमओएच का वेरिएबल पोर्शन गिवन है। और हमेशा याद रखिएगा कि हम जब प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन, ये सारी कॉस्ट ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आती, क्योंकि ये सारी आपकी पीरियड कॉस्ट होती हैं। अच्छा, मटेरियल कितना दिया हुआ है? मटेरियल आपको दिया हुआ है 40,000। लेबर आपको कितना दिया हुआ है? 20,000। फिक्स एमओएच दिया हुआ है 25,000। और पहले हम वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल आपको दिया हुआ है 12,000 और फिक्स्ड आपको दिया हुआ है 25,000। इन सब को जब हम ऐड करेंगे, इन सब को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। तो वो आ रहा है आपके पास 97,000। ऑलराइट, सो 97,000 आ रहा है। इसके अलावा जब हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है और वेरिएबल एमओएच आता है, और फिक्स्ड एमओएच शामिल इसमें नहीं होता। तो फिक्स्ड एमओएच हम इसमें से नहीं लेंगे। और हम इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। सो जब हम इसको ऐड करके देखते हैं तो 72,000 आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो गिवन है। दिस वन, हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 10,000 यूनिट्स। ये हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस है, ये डेटा में भी गिवन है। तो 10,000 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। दोनों में 10,000 यूनिट्स। अब अगर हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, हमारे पास टोटल कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ रही है 97,000 और हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 10,000 यूनिट्स। तो 9.7 आ रही है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास 72,000 टोटल कॉस्ट आ रही है और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 10,000 कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 7.2 एंड 9.7। ये हमारे पास दो कॉस्ट हमारे पास आ गई, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो अब हम यहाँ पे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिनिश गुड्स में हमारे पास ये येलो से हमने हाईलाइट किया था, पहले हमने कैलकुलेट किया था 1000 यूनिट्स आ रहे हैं। तो फिनिश गुड्स की हमारे पास कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 यूनिट्स हैं। और फिर एक यूनिट हमने एब्जॉर्प्शन में कितने का बनाया है? 9.7 का। सो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्टिंग में तो इन्वेंट्री के यूनिट्स 1000 है और एक यूनिट हमने कितने का बनाया है? एक यूनिट हमने 7.2 का बनाया है। तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में पूछा हुआ है विच कॉस्टिंग मेथड एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग वुड शो हायर ऑपरेटिंग इनकम फॉर द ईयर एंड बाय व्हाट अमाउंट। ईयर कितना आपको बताता है कि किसकी ऑपरेटिंग इनकम हायर होगी। सो अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम जो 8-15 किया था उसमें डिस्कस किया था कि अगर इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की आप यूं कह लें कि डिफरेंस इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही होगी तो हायर इनकम कहाँ ज्यादा आएगी? तो हायर इनकम आएगी हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में।
और अगर हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही होगी, और अगर हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, यहाँ पे मैं इंक्रीज के बजाय डिक्रीज लिख दूं, तो हमारे पास नेट इनकम कहाँ ज्यादा आ रही होगी? वेरिएबल कॉस्टिंग में ज्यादा आ रही होगी। सो क्लास, ये मेन है डिफरेंस, हायर इनकम किसकी ज्यादा आ रही होगी, सेकंड में पूछा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अभी कि इनकम इन्वेंट्री हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, यानी फिनिश गुड्स ओपनिंग हमारी 0 थी, फिनिश गुड्स क्लोजिंग हमारी 1000 थी, तो दोनों का डिफरेंस ले तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, 1000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है तो हमारी हायर इनकम किस में आएगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हायर इनकम आएगी। एंड बाय व्हाट अमाउंट? तो कितने से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है? 1000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। और हमारा जो ये दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, दोनों में जो रीजन है वो क्या रीजन है? फिक्स्ड एमओएच है। अगर आप दोनों की पर यूनिट कॉस्ट का जो मेन रीजन है वो क्या है? फिक्स्ड एमओएच इज द मेन रीजन। तो अब मैं अगर यहाँ पे फिक्स्ड एमओएच पर यूनिट कैलकुलेट करती हूँ, तो फिक्स टोटल हमारा कितना है? फिक्स हमारा है टोटल 25,000। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं? 10, हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो पर यूनिट फिक्स एमओएच कितना आ रहा है? 2.5। तो जो हमारा इन्वेंट्री का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन इन्वेंट्री, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स्ड एमओएच पर यूनिट से, तो पता चल जाएगा कि दोनों में जितनी इनकम आ रही है वो कितनी इनकम का डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों का जो इन्वेंट्री का डिफरेंस आ रहा है वो 1000 आ रहा है, और फिक्स्ड एमओएच कितना आ रहा है पर यूनिट? 2.5 आ रहा है। तो जब हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में 2500 से डिफरेंस आएगा, और ये जो 2500 से डिफरेंस आएगा ये किस तरह डिफरेंस आएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट इनकम ज्यादा होगी बाय 2500, क्योंकि रूल है कि अगर डिफरेंस इन इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही हो, बिल्कुल इसी तरह अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम देखें तो डिफरेंस इन इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पे फिनिश गुड्स ओपनिंग 2000 है और क्लोजिंग जो है वो कितनी है? 1000। तो 1000 से इन्वेंट्री क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है तो नेट इनकम ज्यादा किसकी आएगी? वेरिएबल कॉस्टिंग की ज्यादा आएगी। कितने से ज्यादा आएगी? 21,000 से ज्यादा आएगी। सो दैट्स इट, इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर भी एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग पे है, और उसमें हम देखेंगे वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि जनरली जो एंड टर्म एग्जाम होता है, आपका फाइनल एग्जाम होता है, उसमें फुल फ्लेज इनकम स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, और फिर उसमें हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हम बता रहे हैं कि डिफरेंस इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की हायर इनकम होगी, डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम ज्यादा होगी या कम होगी। तो इस सूरत में फिर हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद बाकायदा दोनों इनकम स्टेटमेंट को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वाकई ये वाला रूल हमारा अप्लाई होता है या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।